हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश के अनुबंध कर्मचारियों के वित्तीय लाभों का बिल अंतिम मंजूरी के लिए राजभवन को भेजने से पहले राज्य की सरकार लीगल एडवाइस लेगी। पर्सनल डिपार्टमेंट ने लॉ डिपार्टमेंट से पूछा है क्या इस बिल को राजभवन में भेजने की आवश्यकता है या नहीं, क्योंकि नियमों की परिपाटी में अब यह अध्ययन किया जा रहा है कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी अनुबंध कर्मचारियों को जो 2003 के बाद कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज पर आए हैं उनके लिए जिस प्रकार से धर्मशाला के शीतकालीन सत्र में एक बिल पारित किया गया जिसमें यह कहा गया कि कर्मचारियों को अनुबंध कर्मचारियों को उनके कॉन्ट्रैक्ट पीरियड उनका काउंट नहीं किया जाएगा, उसकी ज्वाइनिंग डेट से उन्हें वित्तीय लाभ नहीं दिए जाएंगे। विधानसभा में चूंकि कांग्रेस के पास 40 का पूरा आंकड़ा है, यह बिल पारित हो गया, लेकिन कोई भी बिल तब तक लागू नहीं माना जाता जब तक राजभवन उस पर अपना ठप्पा नहीं लगा देता। लेकिन राज्य सरकार के अधिकारियों का यह भी कहना है कि इस बिल को राजभवन में मंजूरी के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं है। इसी असमंजस, इसी दुविधा को दूर करने के लिए पर्सनल डिपार्टमेंट अब लॉ डिपार्टमेंट से ओपिनियन लेगा क्या इस बिल को राजभवन भेजा जाए या इसमें अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं तो बिल को अधिसूचित कर दिया जाएगा, नोटिफाई कर दिया जाएगा। हालांकि 6 महीने के भीतर इसका ऑडियंस विधानसभा से मंजूर करवाना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि नियमों के अनुसार कोई भी अध्यादेश, कोई भी बिल जब विधानसभा में पारित किया जाता है तो उस बिल का एक्ट, उसका ऑडियंस अगले 6 महीने के भीतर विधानसभा से मंजूर करवाना जरूरी होता है। अगर इसकी अप्रूवल 6 महीने के भीतर एक्ट ऑडियंस की नहीं होती है फिर उस बिल को निरस्त माना जाता है। यह महत्वपूर्ण होगा कि सरकार अब सबसे पहले यह स्पष्ट होगा क्या राजभवन यह बिल भेजा जाएगा या फिर सरकारी से अपने स्तर पर विधानसभा से जिस प्रकार ये पास हुआ है इसे नोटिफाई कर सकती है या फिर राजभवन की मंजूरी के बाद इसे दोबारा फिर, क्योंकि वो नियम है वो तो भेजना पड़ेगा 6 महीने के भीतर, उसका एक्ट अप्रूवल के लिए दोबारा विधानसभा में भेजना पड़ेगा। हालांकि सरकार इस बिल को तुरंत प्रभाव से लागू करने की बात यहां पर जरूर कह रही है, लेकिन अगर यह बिल राजभवन से मंजूरी के लिए जरूरी हुआ तो फिर कुछ वक्त लग सकता है और फिर राजभवन की, यूं कह सकते हैं कि राजभवन की इच्छा पर निर्भर हो जाएगा। अगर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल इस कर्मचारी बिल को मंजूरी प्रदान करते हैं तभी यह बिल हिमाचल प्रदेश में लागू हो पाएगा। यानी जरूर इस पर एक असमंजस की स्थिति है जिसकी क्लैरिटी के लिए पर्सनल डिपार्टमेंट अब लॉ ओपिनियन ले रहा है कि इस बिल को वहां भेजना या नहीं भेजना। इस बिल से हिमाचल प्रदेश के 31,976 कर्मचारियों के ज्वाइनिंग डेट से वित्तीय लाभों को रोका गया। यानी कि जिस प्रकार से हमने बार बार आपको पहले भी कहा कि ताज मोहम्मद का केस था, 2012 में उनकी कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज आधार पर वे खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में आए थे और उनके बाद जो कमीशन से वहां पर भर्ती हुई थी उन्हें पदोन्नत कर दिया गया। ताज मोहम्मद ने इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन इस पूरे मामले के बाद जब हाई कोर्ट ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच का एक फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच साफ कहती है कि हिमाचल प्रदेश क्या देश के किसी भी राज्यों में, चाहे वो उत्तराखंड है या फिर वो पंजाब है, हरियाणा, यानी कि पूरे देश की व्यवस्था दी गई कि अगर कोई कर्मचारी जब ज्वाइनिंग उसकी होती है उसी दिन से उस कर्मचारी को तमाम लाभों के लिए, चाहे वित्तीय लाभ हो या फिर पदोन्नति लाभ हो, वरिष्ठता लाभ हो, सभी वित्तीय एवं तमाम पदोन्नति लाभों के लिए एलिजिबल पात्र माना जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच का फैसला है और इसी फैसले को आधार मानते हुए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने भी लगातार हिमाचल प्रदेश के कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों के हक में बड़े स्तर पर फैसले सुनाए। जितने भी कर्मचारी हाई कोर्ट का रुख कर रहे थे उन तमाम कर्मचारियों के हक में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट लगातार धड़ाधड़ ये पारित आदेश कर रहा था कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को डेट ऑफ ज्वाइनिंग से वरिष्ठता का लाभ दिया जाए, उन्हें सीनियोरिटी के अलावा उन्हें इंक्रीमेंट दी जाए, उन्हें पदोन्नति का लाभ दिया जाए। हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए टेंशन की यह बात थी कि अगर इन तमाम कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज को अगर यहाँ पर काउंट किया, हालांकि कर भी दिया है राज्य की सरकार ने, पिछली जयराम सरकार ने, मौजूदा सुक्खू सरकार ने कई कर्मचारियों को वित्तीय लाभ बैक डेट से दिए हैं। यानी कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी, अनुबंध कर्मचारी आए थे उन्हें पहले दिन से सीनियोरिटी का लाभ भी दिया था और मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया था कि हम कर्मचारियों को पहले दिन से
जिनसे हम तमाम वित्तीय लाभ भी देंगे, उन्हें वरिष्ठता का लाभ भी देंगे। लेकिन इसके बाद जब ये करीब 31-32 हज़ार अनुबंध कर्मचारी जिन्हें ये लाभ मिल रहे थे, पहली बात इससे सरकार का खजाना हिल रहा था, और दूसरा जो ऊपर की सीटों पर बैठे थे, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज से पहले हिमाचल प्रदेश की नियमित सेवाओं में यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी आए थे, उन कर्मचारियों को कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज के कर्मचारियों के हक में हो रहे इस फैसले से सीधा नुकसान हो रहा था, क्योंकि उनकी डिमोशन भी हो रही थी और साथ साथ उन्हें बड़े स्तर पर नुकसान इस बात का था कि जिन सीट्स पर इस समय वे बैठे थे, अपने जूनियर से वे नीचे आ जाते, जूनियर उनके ऊपर बैठ जाते। इसके चलते जो अनुबंध सेवाओं से पहले हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी, और ये संख्या ये माना जा रहा है कि 1,10,000 15,000 के आसपास है। और जब राज्य सरकार को ये डाटा मिला कि कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज के एम्प्लॉयज़ को जब हम इनका अनुबंध कार्यकाल इनका काउंट कर रहे हैं, गिन रहे हैं, इन्हें वरिष्ठता का लाभ हम बैकडेट से दे रहे हैं, तो इसका लाभ 31 से 32 हज़ार प्रदेश के कर्मचारियों को मिल रहा, जो 2003 के बाद अनुबंध सेवाओं पर आए हैं। लेकिन इसका नुकसान हिमाचल प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को हो रहा। सरकार के पास यहां पर बड़ी संख्या ऐसे वर्ग की थी जो कि नियमित सेवाओं से सरकार में आए थे, और उन आला अधिकारियों को यह खतरा था वो डिमोट हो जाएंगे, निचली सीटों पर आ जाएंगे। इसके चलते पहले यह फैसला लिया गया कि कर्मचारियों को वित्तीय लाभों पर बाद में फैसला किया जाएगा, और इसकी शिक्षा सचिव राकेश कंवर के माध्यम से एक चिट्ठी भी निकाल दी गई थी कि शिक्षा विभाग के जितने भी कर्मचारियों के कोर्ट से पारित आदेश हैं उन्हें सीनियोरिटी प्रदान कर दी जाए, लेकिन वित्तीय लाभों पर बाद में फैसला लिया जाएगा। दूसरे डिपार्टमेंट, चाहे वो खाद्य एवं पूर्ति विभाग हो या अन्य विभाग हो, उन्होंने भी एजुकेशन के पैटर्न पर ये फैसले करने शुरू कर दिए थे। लेकिन सरकार को जब पता चला कि यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज से आए कर्मचारी 31 से 32 हज़ार हैं और दूसरे कर्मचारियों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है, फिर सरकार ने मंथन किया, इसका बिल लाने का प्रस्ताव बनाया गया, बिल इसका लाया जाए, बिल विधानसभा में शीतकालीन सत्र में पारित भी हो गया। लेकिन इस बिल पर अब ये ओपिनियन लिया जा रहा है कि इसे राजभवन भेजना जरूरी है या नहीं। लेकिन इसी बीच कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी, जितने भी अनुबंध कर्मचारी हैं जिन्हें इस बिल का नुकसान हो रहा है, उन्होंने साफ ही ऐलान कर दिया है कि चाहे उनका सारा वेतन लग जाए, जितना मर्जी खर्चा हो जाए, जितनी मर्जी उन्हें तकलीफ हो, लेकिन इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। यानी कि इस बिल के खिलाफ हिमाचल प्रदेश की अनुबंध सेवाओं वाले कर्मचारी अब सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेंगे और दलील देंगे। बाकायदा लगातार उनकी अधिवक्ताओं से बात हो रही है, अधिवक्ताओं से सीटिंग हो रही है, और कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज वाले तमाम वे कर्मचारी जिनको बड़े स्तर पर उम्मीद थी कि उन्हें लाखों में वित्तीय लाभ मिलेगा, एक सरकार के बिल से उन्हें जोर का झटका लगा है। अब अपने अधिवक्ताओं के साथ, सीनियर एडवोकेट्स के साथ, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स के साथ इस बात की चर्चा कर रहे क्या वाकई ये बिल हिमाचल प्रदेश में टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा, क्योंकि कर्मचारी कॉन्फिडेंट हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी कॉन्फिडेंट हैं कि ये बिल जिस प्रकार से लाया गया है, ये जिस प्रकार से बैकडेट से लागू किया गया और बिल में ये प्रावधान किया गया कि 2003 के बाद जो अनुबंध सेवाओं में कर्मचारी आए थे उनका कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड, उनका वरिष्ठता के लिए, वित्तीय लाभों के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। अब ये कर्मचारियों को लीगल एडवाइस, यानी कि उनके अधिवक्ताओं ने भी ये कहा है कि ये बिल आगे चलकर टिक नहीं पाएगा। लेकिन इससे पहले बिल का नोटिफिकेशन जरूरी है और कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज के कर्मचारी भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम ये बिल नोटिफाई हो जाए और अधिसूचना जारी होने के बाद इसकी कॉपी लेकर सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाए, ताकि कम से कम, क्योंकि यहां पर अब सरकार के साथ साथ यहां पर लड़ाई ऐसे कर्मचारी के 2 वर्गों की शुरू हो गई है जो कि अनुबंध सेवाओं पर आए हैं और ऐसे कर्मचारी भी जो कि नियमित सेवाओं से आए हैं। लेकिन इस पूरी लड़ाई से हालांकि नुकसान जरूर अनुबंध सेवाओं वाले कर्मचारियों और लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान झेलना पड़ रहा है उन कर्मचारियों को है जिन्हें 10 साल के बाद नियमित किया गया, 8 साल के बाद रेगुलर होना पड़ा, या 7 से 5 साल का जिन्हें लंबा कार्यकाल पूरा करने के बाद नियमित किया गया। उन कर्मचारियों को वरिष्ठता का खासा नुकसान हुआ है, वित्तीय नुकसान हुआ है। उन कर्मचारियों के लिए मान सकते हैं ज़्यादा नुकसान नहीं है जो 2 या 3 साल के बाद नियमित हुए हैं, उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। इसके चलते इस बिल को पारित करने से पहले वन मित्र भर्ती पर स्टे लगा है, लेकिन ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, ये खाली एक बीट में ही स्टे लगा है, यानी कि एक रेंज के मामले में ही स्टे लगा है। ये सुंदरनगर
कि एक बीट से याचिका दाखिल की गई थी। इसमें अभ्यर्थी की ओर से जातीय प्रमाण पत्र के अंकों को लेकर आपत्ति जताई गई थी कि ये अंक उचित तौर पर नहीं दिए गए हैं, जिसके बाद सुंदरनगर बीट की भर्ती में स्टे लग गया है और अगली सुनवाई इस पूरे मामले में 30/12/2024 को होगी। यानी कि 30/12/2024 को ये केस अब फिर से लगेगा और फिर ही ये पता चल पाएगा कि ये सुंदरनगर रेंज में यानी कि जिस बीट से याचिका दाखिल हुई है, यहाँ भर्ती प्रोसेस कब तक पूरा होता है। तब तक नियुक्ति ना देने के लिए इस बीट में कहा गया है हाई कोर्ट की ओर से, और ये आदेश केवल एक ही बीट पर लागू होगा। ये गौर करने वाली बात है। वन मित्र भर्ती हो रही है, राज्य स्तर पर हो रही है, तो सभी रेंज के लिए ये आदेश नहीं है। सुंदरनगर बीट से ही याचिका दाखिल हुई है और इसी बीट के लिए आदेश लागू हुआ है कि जब तक अगला ऑर्डर नहीं आता है या एक फाइनल फैसला नहीं हो जाता है, इस रेंज में नियुक्तियाँ नहीं दी जाएंगी। तो बड़ी जानकारी कहना चाहेंगे वन मित्र भर्ती से जुड़ी हम आपके लिए लेकर आए थे। अब आना चाहेंगे अधिकारियों की छुट्टियों पर। तो ये अधिकारियों के अवकाश से जुड़ी जानकारी लेकर आए थे। गेस्ट टीचर भर्ती में एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई हैं। फिलहाल देखिए, ये शीतकालीन सत्र से पहले जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें इस भर्ती के लिए फैसला हुआ था, लेकिन फाइल अभी तक डिपार्टमेंट को वापस नहीं मिली है। कारण बड़ा ये है कि इस पॉलिसी का नाम बदला जा रहा है। गेस्ट टीचर पॉलिसी का नाम बदला जा सकता है, ये पूरी संभावना बनी हुई है। इसी वजह से डिपार्टमेंट को अभी तक फाइल वापस नहीं मिली है। कैबिनेट बैठक हुए कई दिन बीत गए हैं और इतना ज़्यादा समय डिपार्टमेंट को फाइल लौटाने में नहीं लगता है। तो ये अभी संभावना पूरी है कि इस पॉलिसी का नाम बदला जा सकता है। हालांकि काफ़ी विरोधी स्वर उठे हैं गेस्ट टीचर पॉलिसी के लिए और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ये कहा था एक बयान के जरिए कि महज अवकाश के लिए इन टीचर्स को अपॉइंट किया जा रहा है। जब नियमित शिक्षक अवकाश के लिए जाते हैं तो 10 दिन के लिए इन्हें महीने में पढ़ाने के लिए बुलाया जाएगा, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, उनकी क्लासेस मिस ना हो या एक तरह से खाली उनकी कक्षाएं ना जाएं। ये बात इनकी ओर से कही गई है। तो ये गेस्ट टीचर भर्ती को लेकर जानकारी यही है कि फाइल वापस नहीं गई और इस पॉलिसी का नाम बदला जा सकता है। क्या रिएक्शन युवाओं का आता है, ये देखने वाली बात रहेगी। जेबीटी टीजीटी कमीशन में अभी और इंतज़ार करना पड़ सकता है। तकरीबन 15 दिन और लग जाएंगे क्योंकि कुछ एक अमेंडमेंट्स इसमें होनी है। आप सभी जानते भी हैं कि एसएमसीज को एलडीआर कोटा देने की बात हुई है कुछ एक कैडर से, तो जेबीटी और टीजीटी से भी दिया जा रहा है। इस वजह से भर्ती नियमों में अमेंडमेंट होना है। दूसरी बड़ी बात, एनसीटी की ओर से भी कुछ एक अमेंडमेंट्स करने के लिए कहा गया है और इसमें 15 से 20 दिन भी लग सकते हैं। इस वजह से राज्य चयन आयोग को अभी तक ये फाइल नहीं भेजी गई है भर्ती करवाने के लिए, यानी कि कमीशन करवाने के लिए। ये देखिए जो एसएमसी को एलडीआर कोटा दिया जा रहा है, कितनी कैटेगरीज हैं। एक तो इसमें टीजीटी और जेबीटी हैं। बैच वाइज आधार से इसमें 5% एलडीआर कोटा दिया जा रहा है और दूसरी ओर जो डीपीई और स्कूल लेक्चरर की कैडर्स हैं, इसमें बैच वाइज इसमें सीधी भर्ती से 5% एलडीआर कोटा दिया जा रहा है, क्योंकि बैच वाइज भर्ती होती नहीं है डीपीई में भी और स्कूल लेक्चरर में भी। तो इसी वजह से यहाँ सीधी भर्ती से ही 5% कोटा देना पड़ रहा है। लेकिन जो जेबीटी, टीजीटी और सीएनवी है, इसमें बैच वाइज भर्ती से 5% एलडीआर कोटा एसएमसीज को दिया जा रहा है। तो अमेंडमेंट्स होनी है भर्ती नियमों में और एनसीटीई की अमेंडमेंट्स को भी लागू करना है, तो 15 से 20 दिन का समय और लग जाएगा। इस वजह से राज्य चयन आयोग को अभी तक कमीशन के लिए फाइल नहीं भेजी गई है। तो ये टीजीटी